मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी न्यूज़ है ये हमारी जो आपका करंट अफेयर्स है उसमें जो आपका जो टॉपिक होता है एनवायरनमेंट उससे रिलेटेड है। रिसेंटली क्या हुआ है कि UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन्होंने क्या किया है कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो है उसको ह्यूमन राइट बना दिया है। ठीक है, और आज की क्लास में हम देखेंगे इसके ऊपर इंडिया का क्या स्टैंस है और उसी के साथ जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके इंडिया में कौन कौन से जो एक्ट्स हैं वो हैं, और उसी के साथ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जो राइट्स हैं वो हमें दिए गए हैं इन्वायरमेंट को लेके। तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ जो हमारी क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन that recognize the right to clean, healthy and sustainable environment as human right under UDHR. In light of the above development, discuss the constitutional measures towards the right to clean environment in India. To what extent it is feasible to enjoy fundamental right to clean, healthy and sustainable environment in India. कि इंडिया में जो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो है उसे किस हद तक जो है फिजिबल जो है बनाया जा सकता है या वो किस हद तक जो है फिजिबल है। तो ये जो आपका ये मेंस का क्वेश्चन जो है ये जो UPSC वाले बच्चे हैं इसको मेंस के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना। ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करोगे या उसको लिखोगे कैसे, तो उसका जो पूरा डेटा है वो आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। और उसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं जो ऑब्जेक्टिव जिनको क्वेश्चन आ सकते हैं उनके लिए भी ये आज वाली जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे मान लो यही पूछा जा सकता है कि किसने जो है इन्वायरमेंट को एज ए ह्यूमन राइट जो है वो डिक्लेयर किया है। ठीक है, क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को ह्यूमन राइट जो है किन्होंने डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो वो डिक्लेयर हुआ है UDHR के अंदर और उसको डिक्लेयर करने वाली जो मेन एजेंसी वो है UNGA। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये जो है आप US की जो है ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ अ ह्यूमन राइट, UN रेजोल्यूशन डिक्लेयर्स। ये डिक्लेरेशन हुई है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई 2022। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया बैक्स UN रेजोल्यूशन टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, इंडिया ने जो है इसको अपनी बैकिंग दी है, लेकिन इंडिया के कुछ कंसर्न्स भी हैं और वो कंसर्न्स क्या हैं वो अभी आप आगे जाके आगे की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। इंडिया हैज़ वोटेड इन द फेवर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इंडिया ने जो है फेवर में वोट किया है कि जो आपका राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है वो एक ह्यूमन राइट होना चाहिए, लेकिन उसने खुद को डिसोशिएट किया है फ्रॉम एन ऑपरेटिव पैराग्राफ। एक पैराग्राफ था उसका, उसके ऊपर जो है इंडिया ने खुद को उससे अलग किया है और बोला है कि इसके ऊपर अपनी जो है सहमति जो है इंडिया ने जो है वो जाहिर नहीं की है। 193 टोटल मेंबर्स है जनरल असेंबली में। ठीक है, और उसी के ऊपर जो है रेजोल्यूशन जो था वो पास किया गया था। 193 मेंबर्स में से 161 मेंबर्स ने फेवर में जो है वो वोट किया है। ठीक है, कुछ देश हैं जिन्होंने अब्सटेन किया, मतलब उन्होंने बोला है कि हम जो है वोटिंग नहीं करेंगे, ना ही उसके अगेंस्ट वोट करेंगे ना ही उसके हक में वोट करेंगे। ठीक है, तो वो देश हैं बेलारूस, कंबोडिया, चाइना, इथोपिया, ईरान, किर्गिस्तान, रशिया एंड सीरिया। ठीक है, इन लोगों ने वोट देने से अब्सटेन किया। While India voted in the favor of resolution, it voiced its concern over the procedure and substance of the resolution. ठीक है, इसने उसके प्रोसीजर और सब्सटेंस के ऊपर जो है जो अपनी वॉइस जो है उसको सॉरी जो क्वेश्चन है उसको रेज किया है, उसने अपने कंसर्न्स बताए हैं। तो UNGA resolution recognize the right to clean, healthy and sustainable environment as human right, affirms that promotion of human right to a clean, healthy and sustainable environment require a full implementation of multilateral environmental agreement under the principle of international environment law. अब यहाँ पे इंडिया का स्टैंस क्या है। इंडिया का कहना है कि जैसे कुछ देश थे जो पहले जो कि डेवलप हो गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करके ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा पॉल्यूशन जो है उसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, जबकि जो दूसरे देश हैं जो अभी भी डेवलपिंग है उन्होंने उतना पॉल्यूशन एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड नेशंस उन्होंने उतना पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं किया है। तो इंडिया का स्टांस ये है कि अगर
कोई इस तरीके का जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा है तो वो होना चाहिए कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन होगी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसका मतलब ये है कि मान लो इंडिया ने मान लो यूएस है, ठीक है, यूएस ने अब तक क्या किया है, यूएस का हम हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि अभी तक वो जो है 2 बिलियन जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट कर चुका है, और जो इंडिया है वो मानते हैं कि वो उसने अभी तक 2 मिलियन जो है, इसने 2 बिलियन कार्बन जो है एमिट किया और इसने 2 मिलियन, ठीक है, तो दोनों के बीच में 100 गुना का फर्क है, ठीक है। अब इंडिया कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिसने जो है कम पॉल्यूशन क्रिएट किया है वो उसके अगेंस्ट उतने ही कम जो है स्टेप्स जो है वो करेगा, उसके अगेंस्ट जो है उतने ही कम स्टेप्स लेगा, ठीक है, और जिसने ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया है वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा जो है स्टेप्स वो लेगा, ठीक है। तो कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, और इंडिया का स्टांस यही है कि जिन देशों ने जो है ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू दोज नेशंस जिन्होंने कम जो है पॉल्यूशन क्रिएट किया है। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन है, यूएनजीए रेजोल्यूशन इन मेकिंग सिंस 50 इयर्स, ठीक है, 50 साल इसको जो है हो चुके हैं। ये सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया था 1972 में, ठीक है, तो अभी चल रहा है 2022, तो इसको जो है 50 साल जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। इसी वजह से इसके ऊपर आपको सवाल आ सकता है। रेजोल्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग कोस्टा रिका, मालदीव्स, मोरक्को, स्लोवेनिया एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है, इन्होंने जो है रेजोल्यूशन जो है प्रिपेयर किया है। इसका एम क्या है, टू टैकल ट्रिपल प्रॉब्लम, कौन कौन सी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन तीनों, ये तीनों जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करने के लिए ये जो रेजोल्यूशन है वो लाया गया। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है वो अभी भी रह जाते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन में, जैसे कि क्लियर और एग्रीड डेफिनेशन नहीं है कि क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा व्हाट विल बी द फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ, ठीक है, कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होगा उसकी जो फाउंडेशन होगा क्या होगा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं कि इंडिया और इन्वायरमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में कौन कौन से ऐसे जो एक्ट्स हैं जो हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं, या कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं डीपीएसपी, ठीक है, ये आपका पार्ट 4 में आते हैं डीपीएसपी। उसमें आर्टिकल 47 और 48A ये दोनों बात करते हैं। 47 बात करता है कि स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, ये स्टेट का ये काम होगा, या स्टेट का ये काम होगा कि वो क्या करेगी कि लोगों का जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको इंक्रीज़ करेगी, साथ में ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ करेगी, और इसको इंक्रीज़ करने के लिए ये इंक्रीज़ करना उसकी जो है प्राइमरी ड्यूटी होगी, ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब हम अपना जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A। It provides protection and improvement of environment and safeguarding the forest and wildlife. The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife, ठीक है, ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए कि स्टेट का ये काम होगा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करना है ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपका आर्टिकल 51A है, ठीक है, और ये पार्ट 4A में आती हैं। तो ये कहती हैं कि हर एक नागरिक की और सरकार की ये ड्यूटी बनेगी कि वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें क्या क्या आता है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और कंपैशन रखें लिविंग क्रिएचर्स के साथ, ठीक है। तो ये है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट आते हैं आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में आपका आर्टिकल 21A आता है। इसमें बहुत से जो हैं आपके जो केसेस हैं वो आते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये रतलम वर्सेस वर्दीचंद केस है, ठीक है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू होलसम इन्वायरमेंट, कि राइट टू राइट जो है आर्टिकल 21A, राइट टू लाइफ विद लिबर्टी एंड डिग्निटी, वो इस चीज़ को इंक्लूड करता है कि इसमें जो है आपका जो राइट टू होलसम इन्वायरमेंट है वो राइट टू लाइफ में ही इंक्लूड करता है। कौन सी जजमेंट के थ्रू, रतलम वर्सेस वर्दी चंदन, ठीक है, ये आई थी 1980 का केस है ये। उसी के साथ FK हुसैन और यूनियन ऑफ इंडिया,
ये 1990 का केस है। इसमें हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसने बताया था कि राइट टू क्लीन वाटर एंड एयर एट्रीब्यूट्स टू राइट टू लाइफ, ठीक है, कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू क्लीन वाटर और एयर, क्लीन एयर दोनों आते हैं इसी के अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर, यानी आर्टिकल 21 के अंदर। उसके अलावा सुंदरराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज नॉट ओनली अ इंडिविजुअल राइट बट अ कलेक्टिव राइट, ठीक है, कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल राइट नहीं है, ये कलेक्टिव राइट है जो कि दोनों के लिए प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, आपकी प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो इसके अलावा और भी बहुत से केसेस हैं, ये मैंने आपको कुछ ही केसेस उठा के वही बताए हैं, हर एक डेकेड से मैंने एक एक केस उठा लिया है। तो इसके अलावा और भी बहुत से केसेस हैं, तो आप उनके बारे में देख सकते हो। और बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका आर्टिकल 21A है उसमें जो आपका एनवायरनमेंट जो राइट है वो भी इंक्लूडेड है आपके आर्टिकल 21A में ही। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।